हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। दोस्तों, बाकी के क्वेश्चन आज पार्ट 4 में डिस्कस करते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ सोशियोलॉजी पेपर सेकंड जून 2018। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। 31 नंबर के क्वेश्चन को। टू मीड यानी मीड के बारे में बात हो रही है। मीड ने द जनरलाइज अदर द सिग्निफिकेंट अदर आर द क्रिएट ऑफ। ये कह रहा है कि जनरलाइज अदर या सिग्निफिकेंट अदर है वो किसके लिए यूज किया है। तो मीड ने दो थ्योरी दी थी, आई और मी। आई का मतलब होता है मैं और मी का मतलब होता है मुझे। तो मुझे के अंदर बहुत दूर से जो आती है, ठीक है। तो मीड के अनुसार सामान्यकृत अन्य में जो आएगा कंपाउंड वो आएगा बी, मुझे। इसका राइट आंसर आएगा 31 नंबर का बी, जनरलाइज अदर मुझे होता है। 32 नंबर का क्वेश्चन अटेंड करते हैं। Who instated that the interpretive process of the context in which it is done are the vital elements in the person's use, meaning and formation itself। ठीक है, ये कह रहा है कि इसने किस बात पे जोर दिया है कि निर्रचनात्मक प्रक्रिया और वह संदर्भ जिसमें इसको किया जाता है व्यक्ति द्वारा अर्थ व स्वयं की रचना के अनिवार्य तत्व हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो वर्ड आया है निर्माणात्मक प्रक्रिया, ये सबसे पहले मैक्स वेबर ने दिया था। ठीक है, निर्माणात्मक प्रक्रिया या व्याख्यात्मक प्रक्रिया का शब्द मैक्स वेबर का आया है। अपन यहाँ इसको लिख सकते हैं। ये सबसे पहले मैक्स वेबर का वर्ड है। मैक्स वेबर से इसको लिया ब्लूमर ने। ठीक है, मैक्स वेबर का प्रभाव रहा ब्लूमर के जीवन पर, तो ये ब्लूमर ने लिया है। ब्लूमर अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है और उन्होंने सिंबलिक इंट्रैक्शन अंतःक्रियावाद एक थ्योरी डेवलप करी जिसके अंदर इन्होंने 3 चीज़ें बताई। सबसे पहले बताई इन्होंने भौतिक, आपका मटेरियलिस्टिक, आपका सोशल सामाजिक, और तीसरा आपके बताया आपकी व्यूज, आपके विचार, ठीक है, या सार। ये चीज़ें इन्होंने 3 बताई। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि व्यक्ति द्वारा जो अर्थ लिया गया है या व्यक्ति जो भी कुछ सोच रहा है वो स्वयं की रचना से सोच रहा है। वो उसने अपने ऊपर जो जो चीज़ फील करी है वो उसके बिहाफ पे सोच रहा है। जैसे उसने कुर्सी टेबल देखी, भौतिक के अंदर अगर अपन बात करते हैं, अगर उसने कुर्सी टेबल देखी तो कुर्सी क्या होती है ये उसके दिमाग में सेट है कि चेयर क्या होती है, आपकी टेबल क्या होती है। ठीक है, सोशल के अंदर उन्होंने रिलेशनशिप देखे तो उसको पता है कि हमें रिलेशनशिप में कैसे ट्रीट करना है, कौन सा रिलेशनशिप कहाँ है, उसे कैसे ट्रीट करना है। और उसके बाद उसने एक थ्योरी डेवलप करी उनके विचार कि हमें मम्मी के साथ ऐसा बिहेव करना है, हमें फादर के साथ ऐसा बिहेव करना है। ये सारी वो खुद की रचना है। जब इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट हर्बर्ट ब्लूमर ने दिया है। ठीक है, और बात करते हैं जीएच मीड की, क्योंकि इंट्रैक्शन सिंबॉलिकल जो वर्ड था वो जीएच मीड ने भी डिस्कस किया है। इन्होंने ये कहा कि जो दूसरे करते हैं, दूसरे को सामान्यकृत अन्य, जनरलाइज अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बिफोर क्वेश्चन में अपन ने देखा था, जनरलाइज में क्या होता है, जो दूसरे करते हैं उनको देखकर अपन जो काम करते हैं वो जनरलाइज अंदर। आई और मी का जो कॉन्सेप्ट था वो जीएच मीड का था। राइट आंसर आएगा 32 का 4, हर्बर्ट ब्लूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 33 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन 2 टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट नैमली एंड रियलिस्टिक एंड नॉन रियलिस्टिक। ये कह रहा है कि वास्तविक और अवास्तविक प्रकार के जो संघर्ष हैं, 2 टाइप जो संघर्ष वास्तविक और अवास्तविक प्रकार बताए हैं वो किसने बताए हैं। ठीक है, 33, तो ये प्रकार बताया है लुइस कोजर ने। राइट आंसर आएगा 33 का लुइस कोजर। और कार्ल मार्क्स ने जो संघर्ष के प्रकार बताए हैं, उन्होंने जो एक बड़ी थ्योरी दी थी वो दी थी क्लास स्ट्रगल की। ठीक है, क्लास स्ट्रगल की, जिसमें ये था रूलिंग कैपिटलिस्ट क्लास, बोर्जेस था और एक प्रोलेटारिएट था। और डेरेनडॉर्फ ने जो थ्योरी दी थी वो दी थी इंटरप्रेटिव कोऑर्डिनेट एसोसिएशन, ICA। ये वाली थ्योरी रॉफ डेरेनडॉर्फ की थी। राइट आंसर आएगा लुइस कोजर। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन अटेंड करते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ये कह रहा है कंसिडरिंग द कन्फ्लिक्ट द कॉन्सिक्वेंस एंड आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन हु लेफ्ट देयर
हेल्डिंग बोथ आर द फेसेस वॉज डिफिकल्ट। ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा विचार है कि संघर्ष और मृतक के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये किसने अनुभव किया है कि दोनों पहलुओं को संभालना कठिन है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने दो टाइप बताए थे आपके, शोषक और शोषित, शोषक और शोषित। ठीक है, लुईस कोजर ने बता दिया आपका वास्तविक और अवास्तविक। ठीक है, जोस सीमेल ने संघर्ष के बारे में कुछ विशेष आपको धारणा दी नहीं और रॉफ डेरेनडॉर्फ आपको ये कहता है कि एक ही सिक्के की दो पार्ट है, इधर वाला आपको पॉजिटिव कहेगा और इधर वाला आपको नेगेटिव कहेगा। यानी कि इधर आपको ये कह रहा है कि शक्ति चाहिए होती है हमको, ठीक है, हमें पावर चाहिए होती है, और इधर क्या कहेगा कि जहाँ पावर होएगी वहाँ अथॉरिटी होएगी, सत्ता होएगी। ठीक है, यानी दोनों को संभालना एक ही मौके पर कठिन है, ये रॉफ डेरेनडॉर्फ कहते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू कौन से हो गए, एक साइड तो संघर्ष होता है और एक साइड हमें पावर दिखानी होती है। ठीक है, तो जहाँ अथॉरिटी होगी वहाँ संघर्ष होगा कि नहीं होगा, सबका कहना माने नहीं माने, होता है ना सत्ता के बाद में। और शक्ति तो पर्सनलाइज होती है, किसी के पास शक्ति ज़्यादा है, किसी के पास शक्ति कम है। 34 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा डेरेनडॉर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का अटेंड करते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बिलो गिवन स्टेप ऑफ द फ्लो चार्ट ऑफ द कंडक्टिंग रिसर्च प्रोजेक्ट। जब हम रिसर्च करते हैं तब हमारी क्या स्टेप्स होनी चाहिए, क्या सीक्वेंस होनी चाहिए, उसके बारे में हमको बताना है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि रिसर्च स्टेप्स जो होती हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए प्रॉब्लम। आप रिसर्च किसकी करोगे, आपके पास कुछ टॉपिक तो होना चाहिए ना, तो सबसे पहले होनी चाहिए आपको प्रॉब्लम। फिर उस प्रॉब्लम से रिलेवेंट आपको पढ़ना होता है लिटरेचर। ठीक है, उससे रिलेवेंट लिटरेचर पढ़ना होता है कि भाई गरीबी की अगर आप डिस्कस करते हैं कि गरीबी एक प्रॉब्लम है, तो गरीबी आई कहाँ से, गरीबी किसको कहेंगे, कि क्या उसकी किलो कैलोरी के हिसाब से गरीबी कहेंगे, उसका सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से कहेंगे, ये हमें लिटरेचर पढ़ने के बाद पता लगता है। नेक्स्ट अपनी आती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में ये होता है आपको सोचना पड़ता है, यानी कि परिकल्पना। ठीक है, आप सोचते हैं कि अच्छा ऐसा सोचने से गरीब हो सकता है क्या कोई व्यक्ति, जिसे 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है या जिसके पास लग्जरी लाइफ नहीं है, क्या उसे गरीब कह सकते हैं। ये आपकी हाइपोथेसिस हो गई। आपको कल्पना करनी होती है कि इस हिसाब से प्रॉब्लम से वो कोऑर्डिनेट करेगी या नहीं करेगी। हाइपोथेसिस आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बननी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है डेटा कलेक्शन। फिर उससे रिलेवेंट आप डेटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है, कि हाँ सच में ऐसा होता है नहीं होता। फिर आपका आता है डेटा एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगी रिपोर्ट और फिर आपका आएगा कंक्लूजन। ठीक है, डेटा कलेक्ट कर लिया आपने। डेटा कलेक्शन के अंदर आप टूल्स बनाएंगे जिसके अंदर क्वेश्चनियर हो गई, शेड्यूल हो गया, इंटरव्यू हो गया, इसके माध्यम से आप डेटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेटा एनालिसिस करेंगे, टैबुलेशन होता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आप एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट के अंदर आप हाइपोथेसिस का टेस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, और रिपोर्ट तैयार होने के बाद आप कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि हाँ कि इस वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। ठीक है, आप अपन सीक्वेंस पे ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहले है अपने को प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी होती है, कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, आपको प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करनी है। फिर आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर देखना है, आपके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आप कहेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्रिएट कीजिए। ठीक है, और लास्ट में आप कंक्लूजन देंगे। ठीक है, तो 35 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आएगा 3। ठीक है, 36 नंबर का क्वेश्चन अटेंड करते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच इज द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू हियरार्की ऑफ द साइंस। देखो, हियरार्की ऑफ द साइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो अगस्ट कॉम्टे ने दिया था, याद रखना आप। ठीक है, अगस्ट कॉम्टे इस बारे में बात करता है कि विज्ञानों का संस्तरण, क्या कहेंगे, विज्ञानों का संस्तरण, नीचे हिंदी में भी लिखा है विज्ञानों के अनुक्रमण या विज्ञानों का संस्तरण जो है वो अगस्ट कॉम्टे का है। अब अगस्ट कॉम्टे ने जब विज्ञानों का संस्करण दिया तो सबसे पहले उसने सबसे पहले मैथ देखी। ठीक है, मैथ, उसके बाद उसने देखी एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद उसने देखी फिजिक्स, उसके बाद उसने देखी केमिस्ट्री, उसके बाद देखी उसने बायो, और फिर उसका आया सोशियो।
ठीक है। अब आपको पता ही होगा कि अगस्त कॉम्टे ने सबसे पहले जो नाम रखा था सोशलोजी का, वो रखा था सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी नाम रखा था, याद होगा ना आपको, सामाजिक भौतिकी। ये अगस्त कॉम्टे ने सबसे पहले नाम रखा था, क्योंकि अगस्त कॉम्टे साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब आपको एक ट्रिक और बता दूं इसको याद करने की, ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है और बहुत घुमा घुमा के पूछा गया है। इसको ट्रिक है याद करने की, वो याद रखना सबसे पहले मैथमेटिक्स MA, एस्ट्रोलॉजी A, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशो। जो सोशो आया है वो छठे नंबर पे आया है, ठीक है। सोशलोजी जो आया है वो छठे नंबर पे आया है, तो विज्ञानों के संस्करण में जो सोशलोजी है वो छठे नंबर पे, यानी कि सोशलोजी में बाकी सारे गुण हैं जो अपर के जो गए ना, मैथमेटिक्स हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गई, वो सारे गुण सोशलोजी में। आप इसी ट्रिक से इसको याद रखेंगे तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इसका राइट आंसर आएगा B। 37 नंबर का क्वेश्चन अटेंड करते हैं। Who maintained and the study of society cannot be value free। ये क्या कह रहा है, कैन नॉट बी वैल्यू फ्री। तो पहले बात, सोसाइटी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट आया है वो पॉजिटिविज्म से आया है, ठीक है, पॉजिटिविज्म से आया है। पॉजिटिविज्म के सबसे पहले किसने दिया था, अगस्त कॉम्टे ने दिया था। उसके बाद ये इन्होंने दुर्खीम ने इसको लिया है, ठीक है, और इसके बाद मैक्स वेबर ने लिया है, ठीक है। ये पॉजिटिविस्ट है, गॉट इट। अब क्या कह रहे हैं, पॉजिटिविज्म के अंदर क्या होता है, प्रत्यक्षवाद होता है, यानी कि हम जैसे हैं वैसे ही, सारी संरचनाओं का, सारे सोशल सिस्टम्स का, सभी विचारों का आपका आमना सामना होना चाहिए, वो पॉजिटिविस्ट होता है, ठीक है। तो जब आमना सामना होता है तब उसमें वैल्यू हो या ना हो, ये क्या कहते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी। अगस्त कॉम्टे भी क्या कहते हैं, इट नॉट नेसेसरी। जब कोई चीज़ सामने ही है जो प्रत्यक्ष दे रहा है तो वैल्यू अगर नहीं भी हो तो चलता है, ठीक है। दुर्खीम भी इसी को फॉलो करता है कि हाँ नहीं हो रहा है तो भी चल रहा है, पर मैक्स वेबर कह रहा है कि सामने तो हो रहे हो आप, पॉजिटिविस्ट तो हो रहे हो, पर आपके पीछे एक वैल्यू तो होना चाहिए, कंटेंट तो होना चाहिए। इसीलिए कोई भी सोसाइटी बिना वैल्यू के आगे सर्वाइव नहीं कर सकता। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा मैक्स वेबर। 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 38 नंबर क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज नॉन एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आपकी संभावित जो निर्देशन पद्धति है वो कैसे जानेंगे, ठीक है, संभावित निर्देशन पद्धति। तो ये कह रहा है, फर्स्ट सैंपल सेलेक्टेड बाय द टिपेट्स नंबर फ्रॉम द गिवन टोटलिटी। टोटल रेस्पोंडेंट ले लिए हैं, टोटल आपका यूनिवर्स हो गया है, उसमें टिपेट नंबर, उसमें कुछ नंबर डिसाइड कर लिए हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपन सैम्पलिंग ले लेते हैं। तो दूसरा आपका ऑप्शन लिया जाता है सैंपल सेलेक्टेड फॉर द दोज हु वर अवेलेबल, जो अवेलेबल हैं उनमें से अपन नंबर ले लेते हैं, मतलब रैंडमली उठा लेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ए सैंपल सेलेक्टेड कंसिडर द पर्पस ऑफ द रिसर्च। रिसर्च के पर्पस के अकॉर्डिंग लेंगे, मतलब कि हमें सिर्फ मेल का अध्ययन करना है तो हम मेल को लेंगे, फीमेल का अध्ययन लेना है तो इसमें से लेंगे, मतलब कि वो सर्टिफाइड हो गया है, वो बांट दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका कह रहा है ए सैंपल सेलेक्टेड बाय कंसीडर द वेरियस कैटेगरी ऑफ द रेस्पोंडेंट। सेम चीज़ ये भी वही कह रहा है, जो थर्ड पॉइंट ने कहा वही सेम फोर्थ ने कह दिया है कि वेरियस कैटेगरी, उसको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। जैसे इसको कैटेगरी में ये मेल है, ये फीमेल है, ये चिल्ड्रंस हो गए हैं, ये एजुकेटेड्स हो गए हैं, ये नॉन एजुकेटेड हो गए हैं, इस तरीके के कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। उनमें से अगर आप सैम्पलिंग लोगे तो वो कोऑपरेटिव सैम्पलिंग में आती है। तो इस प्रकार की जो सैम्पलिंग होती है वो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहलाती है। क्यों? क्योंकि उनको कैटेगरी में बांट दिया है, इसको कहेंगे स्तरीकृत, ठीक है। और जो क्वेश्चन हमको पूछा है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किसे कहते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं कि यूनिवर्स के अंदर से कुछ नंबर सेलेक्ट करके अगर अपन लेते हैं तो वो संभावित निर्देशन कहलाता है। तो यूनिवर्स है, इनमें से अपन ने कुछ नंबर्स ले लिए हैं टिपट थेरेपी के। ये टिपट जो नंबर्स होते हैं इनके थ्रू अपन ने सेलेक्ट किया है, इसलिए इसका राइट आंसर आएगा ए, ठीक है। 39 नंबर का क्वेश्चन अटेंड करते हैं। 39, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड the danger of losing sharpness of the observation is possible because too much familiarity। ये क्या कह रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन होगी उसकी जो शार्पनेस है वो फैमिलियर होने के चक्कर के अंदर खत्म तो नहीं हो जाएगी। हिंदी में देखते हैं, इस पद्धति में अत्यधिक सुपरिचितता के कारण प्रेषण की तीव्रता को गंवाने की आशंका है। देखो ये क्या कह रहा है
एक्सप्रेशन का मतलब हो गया ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अवलोकन, ठीक है, देखना, ठीक है। अगर आप किसी को जान पहचान करोगे, आप उसको उसके साथ ना फैमिलियर हो जाओगे, तो जो आपको कंटेंट चाहिए, जो डेटा चाहिए, उसके अंदर आपकी ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी, वो सब्जेक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं साक्षात्कार विधि। इंटरव्यू मेथड के अंदर क्या होता है, दो व्यक्ति, दो पर्सन आमने सामने बैठते हैं, तो एक दूसरे के साथ फैमिलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। पर नॉन है, अननोन पर्सन है ना, क्या पता ये किस उससे कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करना है, इनके बीच में जो जो क्वेश्चनियर बननी है, जो शेड्यूल बनना है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और बात खत्म हो जाएगी। दूसरा आपका है क्वेश्चनियर विधि। क्वेश्चनियर जो मेथड है उसके अंदर क्या होता है कि हम रेस्पोंडेंट को क्वेश्चनियर भेजते हैं बाय पोस्ट, ठीक है, बाय पोस्ट भेजते हैं, तो उसके साथ हमारी कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, हम उसके साथ फैमिलियर नहीं होते हैं बिल्कुल भी। नेक्स्ट आपका आ रहा है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं ना। ऑब्जर्वेशन के 3 पार्ट थे अगर आपको याद हो तो। पहला था पार्टिसिपेंट, ठीक है, दूसरा था नॉन और तीसरा था क्वासी, ठीक है। पार्टिसिपेंट के अंदर हम उसके साथ फैमिलियर हो जाते हैं, मतलब उसके घर में रहने लग जाते हैं, उसके साथ बहुत दोस्ताना, बहुत याराना हो जाता है। नॉन के अंदर हम दूर बैठे बैठे उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। और क्वासी के अंदर कभी हम उसके साथ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन विधि अपनाते हैं, कभी नॉन पार्टिसिपेंट अपनाते हैं। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा थर्ड, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड। जब हम पार्टिसिपेंट करते हैं तब हमें जो डेटा चाहिए होता है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, वो सब्जेक्टिव हो जाता है। और जब डेटा सब्जेक्टिव होता है तो हमारी जो थ्योरी है, हमारी जो रिसर्च है, वो ऑथेंटिक नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 40 नंबर का क्वेश्चन। 40 नंबर का कहता है ऑफ द फॉलोइंग विच पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं। फैसिलिटीज of the researcher while maintaining objectivity as the outsider of raise question about the observed culture। ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा परिप्रेक्ष्य है जो बाहरी रूप से प्रेषित संस्कृति के बारे में प्रश्न उठाने के लिए वस्तुपरकता बरकरार रखते हुए शोध को सुकर करता है, शोध को कंटिन्यू करता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एटिक की। एटिक पर्सपेक्टिव क्या होता है, एटिक नज़रिया क्या होता है, वो यूनिवर्स को देखता है, होल यूनिवर्स को देखता है। एमिक जो पर्सपेक्टिव होती है वो एक पर्सन को देखता है, ठीक है। केस स्टडी क्या देगी, केस स्टडी किसी एक टॉपिक को, जो भी एक टॉपिक लेते हैं वो, या एक पर्सन को होती है केस स्टडी। फिर ये होता है 4th पॉइंट, पार्टिसिपेटरी एक्शन पर्सपेक्टिव। पार्टिसिपेटरी का मतलब हो गया जो अपन ने अभी ऑब्जर्वेशन पढ़ा था, उसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पढ़ा था, सेम चीज़ यही है कि आप उसके साथ रह करके उसका अध्ययन करते हो। क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेते हैं कि किसी भी संस्कृति के बारे में प्रश्न उठाने के लिए वस्तुपरकता ऑब्जेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। अब आप समझने की कोशिश करना, जब हम किसी पर्सन के बारे में स्टडी करेंगे तो सब्जेक्टिविटी होगी, फैमिलियर हो जाएंगे, केस स्टडी करेंगे, उसके साथ बैठेंगे, क्वेश्चनियर करेंगे, तभी सब्जेक्टिविटी बढ़ेगी, और पार्टिसिपेंट करेंगे तो भी सब्जेक्टिविटी बढ़ेगी। तो जो एटिक पर्सपेक्टिव है उसमें ऑब्जेक्टिविटी के चांसेस बहुत ज़्यादा है, उसमें सब्जेक्टिविटी बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो तो पूरे यूनिवर्स के साथ आपके है ना कम्युनिकेट कर रहा है, पूरे यूनिवर्स को देख रहा है, वो किसी एक के साथ सब्जेक्टिव थोड़ी ना हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर आएगा ए, एटिक पर्सपेक्टिव। दोस्तों अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है, डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।